पिछली वीडियो में हमने एक दावा किया था कि अज़लाती असाबी नब्ज़ गलत है, और ये चैलेंज भी किया था कि पूरी दुनिया के हुक्मा में से अगर कोई एक उस्ताद भी इसको 100% साइंटिफिकली सही साबित कर देता है तो मेरी तरफ से उसको 1,00,000 रुपये की रकम बतौर इनाम दी जाएगी। 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन 1 हफ्ता गुजर चुका है और किसी का भी कॉल या मैसेज चैलेंज को कबूल करने के लिए नहीं आया है। तो वादे के मुताबिक अब मैं इसको खुद ही गलत साबित करने के लिए जा रहा हूँ और अलग अलग 5 तरीक़ों से इसको गलत साबित करूँगा। तो अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बता दें, क्योंकि आप हमें अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी कि अपना वक्त दे रहे हैं, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस वक्त के बराबर कीमत का इल्म आप तक पहुँचा दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपना टाइम ख़राब करें। तो जिसका भी वीडियो देखें या जिसकी भी बात सुनें, आप ये बात देख लिया करें कि उस बंदे से आपको क्या हासिल हो रहा है। वक्त अपना बर्बाद नहीं करें कहीं भी। तो देखें, इसको 5 तरीके से अज़लाती असाबी नब्ज़ इज़ रॉन्ग नंबर विद प्रूफ। अज़लाती असाबी नब्ज़ जो है वो गलत है, जो आपको सिखा रहे हैं रॉन्ग नंबर है प्रूफ के साथ। ठीक है, अज़लाती असाबी नब्ज़ गलत है सबूत के साथ। मेरी लिखत पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, थोड़ा गंदा लिखता हूँ और तलफ़्फ़ुज़ भी थोड़ा ख़राब है, तो कोई ख़ास ध्यान नहीं दें, लेकिन बात इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। प्रूविंग मेथड्स यानी कि सबूत करने के जो तरीके हैं वो 5 तरीके। रैशनली भी हम प्रूफ करेंगे, साइंटिफिकली भी करेंगे, मेडिकल की जो किताबें हैं उससे भी साबित करेंगे और सेल्फ प्रैक्टिकली भी साबित करेंगे। वो 5वां तरीका जो हमने उसमें नहीं बताया था, इसको छुपा कर रखा था, कहा था कि अगली वीडियो में बताएंगे, वो है कम एंड ट्राई इट, यानी कि आओ और हमारे पास इसको जांच कर देखो। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। तो आए सबसे पहले हम पहली चीज़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट पर, रैशनली यानी कि अक्ल की बुनियाद पर हम कैसे साबित करें कि अज़लाती असाबी नब्ज़ गलत है। तो देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं अज़लाती असाबी नब्ज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अजनास हैं, वो क्या क्या हैं। तो सब अजनास नहीं लेंगे, सिर्फ वही अजनास हम यहाँ पर लेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है इस नब्ज़ को गलत साबित करने के लिए। तो देखें, अज़लाती असाबी जो नब्ज़ है वो तवालत के एतबार से मोतदिल बताते हैं, यानी 2 उंगलियों तक महसूस होने वाली, और अरीज़ बताते हैं क्योंकि कहा जाता है इसमें रतूबत होती है, इसलिए अरीज़ हो सकती है। अब देखें, अज़लाती असाबी नब्ज़ जिसको खुश्क सर्द कहा जाता है, और कहा जाता है इसमें खुश्की भी है और रतूबत भी। अब ये बताया जाता है कि खुश्की इसमें 70% है और रतूबत इसमें 30% है। ये मैं अपना कॉन्सेप्ट नहीं बयान कर रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों का कॉन्सेप्ट बयान कर रहा हूँ जो इसकी नब्ज़ सिखाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कॉन्सेप्ट से उन्हीं को गलत साबित करना यही मेरा मकसद है, और गलती है तो गलत साबित की जाएगी। अगर किसी में गलती नहीं है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है किसी को गलत साबित करने की। लेकिन जो गलत हैं और लोगों को गलत सिखा रहे हैं, उनका टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से अपने मरीज़ों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, जो उस्ताद हुक्मा है वो भी। फ़िलहाल आगे देखें। अभी देखें, खुश्की सिर्फ इसमें 70% है और रतूबत सिर्फ 30% है, तो ज़्यादा है खुश्की। जब खुश्की का गलबा है तो नब्ज़ पे असर जो है वो खुश्की का ज़्यादा होगा, रतूबत का तो कम होगा, क्योंकि वो तो आधी से भी कम है। अब देखें, एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें गुद्दी अज़लाती नब्ज़ को गलत साबित किया था, और जब उसको गलत साबित किया था तो हमने बताया था कि खुश्क जो नब्ज़ होगी वो तंग होगी, और जो अरीज़ होगी तो वो रतब होगी, यानी रतूबत वाली होगी। उसमें साबित किया था हमने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अलग अलग कई तरीक़ों से साबित किया था, किताबों से भी और साइंस से भी, और कई तरीक़ों से। फ़िलहाल एक दूसरी किताब से फिर से साबित कर देते हैं। देखें, ये जो किताब है ये मसीहुल मुल्क जनाब हकीम अजमल ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि मेरे परदादा उस्ताद हैं। वैसे तो शजरा किसी भी फ़न में कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि इल्म किसी को विरासत में नहीं मिलता, इल्म आपको सीखना पड़ता है।
मसीह उल मुल्क मोहतरम जनाब हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुश्क वालों के लिए, खुश्क मिजाज वालों की नब्ज़ में तंगी और सख्ती होती है। हालांकि ये पहले भी साबित कर चुके हैं हम दूसरी किताब से, अब दूसरी से, क्योंकि हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत वो है जिन्होंने अपनी नब्ज़ का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। यूरोप वाले भी हैरान थे कि अजमल ख़ान के पास क्या चीज़ है, उनके पास कोई जिन हैं या कोई शैतान हैं जिनके ज़रिए वो मरीज़ के वो हालात बता देते हैं जो हमें मशीनों से भी पता नहीं चलते, और मरीज़ उसको एग्री भी हो जाता है कि हाँ इनकी बात बिल्कुल सही है, हाँ भी कहता है। ठीक है, तो हकीम अजमल ख़ान की शख्सियत वो है जिनके हम वरसी मनाते हैं हर साल, सालगिरह मनाते हैं हर साल जो है यूनानी डे की शक्ल में 11 फरवरी को, और ये सालगिरह इनकी पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाई जाती, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। देखें अब आगे चलते हैं, तो देखें रतूबत और तंगी का जो आपस में रिश्ता है वो क्या है। यानी रतूबत अगर किसी नब्ज में बढ़ेगी तो वो नब्ज तंग नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। तंगी घटेगी फिर, यानी कि अरीज होगी वो नब्ज, और रतूबत अगर घटेगी तो फिर वो नब्ज तंग होगी, उल्टा होगा। ये दुनिया जानती है। रतूबत बढ़ेगी तो नब्ज जो है क्या होगी, तंगी घटेगी यानी कि अरीज होगी, और रतूबत घटेगी तो तंगी बढ़ेगी यानी नब्ज तंग हो जाएगी, यानी ज़ीक हो जाएगी। तो ये दोनों का रिश्ता है आपस में, जिसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता कहते हैं। तो ये पहली तरकीब से ये साबित हुआ कि ये नब्ज जो है, अगर इसको खुश्क और कहा जाता है कि ये खुश्क नब्ज है और इसमें 30% रतूबत है, तो फिर या तो ये मानो ये अरीज़ नहीं हो सकती, और अरीज़ मानो तो फिर ये नहीं मानना पड़ेगा कि खुश्क नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखें आप किस तरीके से डंडी मारी गई है तकलीदियों के द्वारा। अब देखें दूसरी जो इसमें खूबी बताते हैं, तवालत के एतबार से इसको मोतदिल बताते हैं, और कहा जाता है कि मोतदिल का मतलब 2 उंगलियों तक महसूस होने वाली कहा जाता है। तो अब देखें यहाँ पे देखें कितनी बेवकूफ़ाना बात ये लोग कहते हैं, और यही बेवकूफ़ी की बातें हैं जिनकी वजह से तिब डेवलप नहीं होती। जब पढ़े लिखे लोगों में कोई जिक्र करता है इस तरह की बातों का तो वो मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि आपकी तिब में सब जाहिल और अनपढ़ लोग होते हैं, उनमें ज़र्रा बराबर भी अक्ल नहीं होती। क्योंकि देखें इसकी मिसाल ऐसी है, अब हम कह दें तवालत के एतबार से मोतदिल नब्ज, मोतदिल कहते हैं दरमियानी को, बीच की नब्ज या तबई नब्ज जिसको कह सकते हैं, वो 2 उंगलियों तक पैमाना जो मुकर्रर इन्होंने कर दिया है। तो सवाल पैदा होता कि ये 2 अंगुल का पैमाना ये कहाँ से मुकर्रर किया आपने, ये आपको किसने बताया कि तवालत के एतबार से मोतदिल नब्ज 2 अंगुल तक होती है? इस बात का जवाब आप उनसे मांगें कि किसने बताई ये बात। भाई ये तो वैसी ही बात है जैसे कि कोई कह दे कि इंसान का जो कद है वो तवालत के एतबार से 2 फीट है। चलो मानो आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आया जिसका कद 4 फीट है, तो दोनों के जो बीच का कद है वो यानी मोतदिल कहलाएगा, दरमियानी, तो ज़ाहिर 2 ही हो गया। लेकिन अब दूसरा मरीज़ आके कहे कि भाई मेरा जो है मोतदिल कद क्या है, अब मान लो उसकी टोटल जो लंबाई है, हाइट, वो 5 फीट है, आप उसको भी कह दें कि भाई तेरा जो है तेरा भी 2 ही फीट है, तो वो कहेगा साहब मेरी तो 5 फीट हाइट है, मेरा 2 कहाँ से हो गया, मेरा तो 2.5 होगा। तो आप उस पर क्या जवाब होता है इनका कि तबीब तू है या मैं हूँ? तो ये बेवकूफ़ाना जवाब। अब मान लो कोई 6 फीट का आदमी आ जाए, उसका भी यही कहें कि भाई तवालत के एतबार से आपका जो दरमियानी कद है ना वो 2 फीट है, वो कहेगा भाई 6 का आधा तो 3 होता, आप कहाँ से 2 बता रहे हैं? तो कहें बोले हद चल भाग यहाँ से, हकीम तू है या मैं हूँ? तो ये बेवकूफ़ाना बातें होती हैं। जब इस तरह की बातें पढ़े लिखे लोगों में पहुँचती है ना कि तवालत के एतबार से मोतदिल जो नब्ज है वो 2 उंगलियों है, तो वो बहुत हंसते हैं, खूब ठिट्टे लगा लगा के हंसते हैं। वो हंसने की बात ये यार देखें तिब में पढ़े लिखे लोग हैं नहीं,
अब इस तरीके की बातें जो है बेवकूफ़ी की बातें हैं ये, तो आपको अब लग ही गया होगा कि तवालत के एतबार से जो है 2 उंगलियों तक महसूस होने वाली नब्ज़ मोतदिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 2 उंगलियों से ज़्यादा हो किसी की, और हो सकता है किसी की 2 से कम हो मोतदिल नब्ज़। अब ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है, ये डिपेंड मैं आपको बताऊंगा आगे जब आप साइंटिफिकली समझेंगे, क्योंकि साइंस जो है इसकी खोज अक्ल ही करती है और अक्ल को साइंस बढ़ाती है, तो दोनों का एक दूसरे से काफ़ी गहरा रिश्ता होता है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ होती है कुव्वत। हमने जब गुद्दी अज़लाती नब्ज़ को गलत साबित किया था तो आपको एक इशारा दिया था कि कुव्वत एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जिसके बारे में अभी तक नब्ज़ में जितने भी तकलीदी लोग हैं कोई कुछ भी नहीं बताता, और जबकि हकीकत ये है कि कुव्वत को जाने बगैर आप नब्ज़ की कोई भी जिन्स नहीं समझ सकते। 10 की 10 जिन्सों में से एक भी नहीं समझ सकते। और देखें एक चीज़ और है, फिर आपको एक ऐसी बात बता दूं जो आज तक अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में किसी ने नहीं बताई होगी, और मुझे उम्मीद तो ये है कि पूरी ज़िंदगी आप नब्ज़ सीखने में खफा दें, बुढ़ापा आ जाएगा सीखते सीखते, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ ये शायद कोई नहीं बताए। जब आप नब्ज़ देखते हैं तो जो अजनासे अशरा होती हैं नब्ज़ की, अजनासे अशरा का मतलब समझते हैं, जो 10 जिन्स होती है जिसमें सबसे पहली जो है मिकदार होती है जिसको इख्तार सलासा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 9 और होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस अजनासे अशरा में सबसे पहले नब्ज़ जब हम देखते हैं तो क्या चीज़ देखा जाती? भाई मिकदार नब्ज़ देखी जाती है, या फिर इसका वो देखा जाता है, क्या कहते हैं, ज़माना हरकत के तहत देखा जाता है, या क़िवाम देखा जाता है, या ज़माना सुकून के तहत इसको देखा जाता है, या क़ुरा देखा जाता है, लम्स है। इसके अलावा इस्तिवा और इख्तलाफ भी है। इसके अलावा जो है जिन्स इसके अलावा क्या कहते हैं, वज़न आ गया और निज़ाम आ गया। तो इन 10 में से कौन सी चीज़ देखी जाती? नहीं पता। देखें अब मैं आपको बताता हूँ उन 10 में से, क्योंकि ये बात आपको कोई भी नहीं बताने वाला, पूरी उम्र गुजर जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप पूछ के देखें कोई नहीं बताएगा। इस 10 में से जो सबसे पहले देखी जाती है वो क्या देखा जाता है, बताएं? कुर्रा नहीं, करा बोलते हैं इसको, अरबी का वर्ड है जिसके मानी है ठोकर लगना, करा। तो करा में हम इस क्या चीज़ देखते हैं? करा में कुव्वत देखते हैं कि नब्ज़ कवी है या ज़ईफ़ है, या दोनों के बीच की है, यानी मोतदिल है। सबसे पहले यही चीज़ देखी जाती है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके बाद देखी जाती है नब्ज़ में, ये ध्यान रखें। लेकिन हैरत की बात यह है कि आपको क़रा के बारे में जो है कुव्वत के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। आपको तो ये भी नहीं बताया जाता कि कवी नब्ज़ में और सलब नब्ज़ में क्या फ़र्क होता है। बताएं, बताया किसी ने? बस ये कह देते हैं कि कवी नब्ज़ वो है जो उंगलियों के पोरों को ऊपर को उठाए दबाने से। अब सलब भी वही बताते हैं कि दबती नहीं है, ऊपर को उठाती। तो इसमें तो अब तक लोग कंफ्यूज हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि कुव्वत कहते हैं तो कहते किसको। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें पिछले जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें अज़लाती असावी नब्ज़ को गलत साबित किया था, 1 घंटा 4 मिनट का, उसमें हमने कुव्वत के थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, जितनी वहाँ ज़रूरत थी इतना बताया था। और एक वीडियो हमारा और है जिसका उन्वान है करिश्माती की हकीकत, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें भी कुव्वत को हमने समझाया था, लेकिन उतना ही समझाया था जितनी वहाँ ज़रूरत थी। यहाँ भी समझाएंगे और उतना ही बताएंगे कुव्वत के बारे में जितनी यहाँ पर ज़रूरत है, हालांकि ये काफ़ी वसी टॉपिक है। देखें ऐसा होता है, नब्ज़ जो है वो किसके ताबे होती? वो दिल के ताबे होती।
تو اگر آپ کو نبض سمجھنی ہے تو دل کو ضرور سمجھنا ہوگا، اور کوئی یہ سوچے کہ میں دل کو سمجھے بغیر نبض سمجھ لوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے جان لیجیے گا۔ تو آپ دل کو سمجھیں گے تو دل جو بار بار سکڑتا ہے پھیلتا ہے، سکڑتا ہے پھیلتا ہے، یہ جو پمپنگ کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں آٹو ریدم سسٹم۔ آٹو ریدمک بھی بولتے ہیں، آٹو ریدم سسٹم بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو سکڑنے اور پھیلنے کی طاقت ہے یہ کہاں سے آئی؟ جب دل سکڑتا ہے تو شریانوں میں ہمارا خون آ جاتا ہے، اور جب دل پھیلتا ہے تو اس میں پھر وہ خون کو واپس لیتا ہے۔ تو خیر، اب یہ طاقت دل میں کہاں سے آئی؟ جو آٹو ریدم سسٹم جس کو کہتے ہیں یا آٹو ریدمک کہتے ہیں، جانتے ہیں کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہیں سے نہیں آئی، یہ دل کی اپنی ذاتی طاقت ہوتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سائنس کہتی ہے کہ دل کی اپنی ذاتی طاقت ہوتی۔ حالانکہ سائنس اس بات کو بتاتی ہے، لیکن ہمارے بزرگ صدہا سال پہلے اس بات کو جانتے تھے، اور میں آپ کو اس چیز کا پروف پیش کرنے والا ہوں کہ ہمارے بزرگ صدہا سال پہلے اس بات کو جانتے تھے۔ دیکھیں، مسیح الملک محترم جناب حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن قلب کی حرکت اور اس کا انقباض اور انبساط تو یہ قلب کی ذاتی قوت سے وابستہ ہے، جو اطباء قوت حیوانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قوت حیوانیہ اسی کو کہتے ہیں، اس کی ذاتی قوت ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے بزرگ اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن میٹر کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دی، تقلید پر رڑ گئے، جی صابر صاحب نے جو لکھا ہے وہی سچ ہے، جی وہی ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو تحقیق ہیں اس پر دوسرے لوگ اپنا ٹھپا لگانے لگے، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں نے بتایا ہے، کیونکہ جب ہم صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے تو یہی ہوگا، قسمت میں زوالی اور ضلالت کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہوتی، یہ آپ سوچ لیجئے گا۔ سمجھ گئے؟ اور اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قوت، جس انسان کی قوت حیوانیہ جتنی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے اس کی نبض اتنی ہی لمبی ہوگی۔ معتدل نبض کی بات کر رہا ہوں لمبائی کے اعتبار سے، اور جس کی کم ہوگی اس کی معتدل نبض لمبائی کے اعتبار سے اتنی ہی کم ہوگی، جس کی درمیانی ہوگی اس کی درمیانی ہوگی۔ یہ بات تو کلیئر ہے، کیونکہ قوت سے تعلق ہے بھائی، قوت سے تو تعلق ہے۔ جب قوت قوی ہوگی اور حاجت شدید ہوگی تو ایسی کنڈیشن میں نبض جو ہے وہ اونچی بھی ہوگی اور لمبی بھی ہوگی۔ ٹھیک، تو اس میں دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے آپ ایسے سمجھ لیں، آپ اپنے معاشرے میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کریں رینڈملی، 50 یا 100 لوگوں کو، تو آپ دیکھیں ان کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں کہ کون کس ڈھنگ سے کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ ان میں ایسے ہوں گے جو بہت سست ہوں گے، ان سے کسی کام کو کہو گے تو آئیں گے بڑے سستی کے ساتھ میں ایسے کر کے کام بھی کریں گے، تو بڑی سستی سے ہاتھ پیر چلائیں گے، بولیں گے تب بھی سستی سے بولیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت فاسٹ ہوں گے، بہت ایکٹیو ہوں گے، کافی اسمارٹ ہوں گے۔ آپ ان سے سوتے ہوئے کو بھی اگر کہیں گے کہیں فلاں کام ہونا، تو وہ ٹھنڈ میں بھی اپنی رضائی بستر چھوڑ کے فوری طور پہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں۔ انہیں کاہلی نام کی کوئی چیز ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، سستی نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی، اور وہ لوگ بولتے بھی تیز ہیں، کام بھی تیز کرتے ہیں، اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں پورا دن جو ہے ادھر ادھر رہتے ہیں کہ اب یہاں ہیں، تھوڑی دیر بعد وہاں، تھوڑی دیر بعد وہاں، نہ سردی کی انہیں فکر، نہ گرمی کی انہیں فکر، برسات کی بھی فکر نہیں، بس کام ہو تو کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو جو ان لوگوں میں قوت حیوانیہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جس کی قوت حیوانیہ کم ہوتی ہے وہ کم ایکٹیو ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی فرق نہیں، آپ ایک چیز اور دیکھیں، جن کی قوت حیوانیہ زیادہ ہے جب وہ لوگ بیمار ہو جائیں، بس شرط یہ ہے کہ بہت بڑی بیماری نہیں ہو، چھوٹی موٹی بخار ہو یا لوز موشن ہو، مان لو قبض ہو گئی، یا چھوٹے موٹے اور بھی امراض ہیں، ان میں سے XYZ کچھ بھی آپ مان سکتے ہیں، جب وہ مریض بن جاتے ہیں تو ایسی حالت میں بھی، مرض کی حالت میں بھی، وہ لوگ ان سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں جو بالکل صحیح ہوتے ہیں، جو طبعی حالت میں ہیں۔
क्यों? क्योंकि उनकी कुव्वत हैवानिया मरीज होने के बावजूद भी इतनी नहीं दबती है कि सही वालों से कम हो, सही वालों से तब भी ज़्यादा रहती। तो जब कुव्वत हैवानिया उन लोगों की ज़्यादा है तो जाहिर है जिसकी कुव्वत हैवानिया ज़्यादा है, आप नब्ज़ पे हाथ रखें तो उसकी जो मोतदिल नब्ज़ है वो भी बड़ी होगी। तो अब ये फैसला किसने कर दिया जी 2 उंगलियों तक महसूस होती है बस? भाई 2 से बड़ी भी हो सकती, 2 से छोटी भी हो सकती, हो सकता है 2.5 तक महसूस हो लंबाई के एतबार से मोतदिल नब्ज़, हो सकता है 3 तक हो सकता है इससे ज़्यादा हो। ये फैसला तो मरीज़ की कुव्वत हैवानिया करेगी कि इसकी मोतदिल नब्ज़ क्या है। तो हर मरीज़ की मोतदिल नब्ज़ जो है एक सी नहीं होती, अलग अलग हो सकती है। अगर आपके पास 10 मरीज़ आए तो हो सकता है 10 में जो है 6-7 की एक सी हो, बाकी की अलग अलग हो। ठीक, अब देखो इसी बात को जो परदादा उस्ताद हकीम अजमल खां रहमतुल्लाह अलैह साहब हैं वो किस तरीके से बयान करते हैं, देखें आप यहाँ पर देखें। कहते हैं ये तवील नब्ज़ के बारे में बताते हैं जिस पर बात चल रही तवालत के एतबार से मोतदिल नब्ज़ की। वो नब्ज़ है जिसके अज्जा बालिहाज तूल के इस तबाई मुतलक की नब्ज़ से ज़्यादा हों। तबाई मुतलक लफ्ज़ पे ध्यान दें, तबाई मुतलक की, यानी कि जो मरीज़ आपको दिखाने आया है तो लंबाई के एतबार से उसकी जो तबाई नब्ज़ है उसकी नब्ज़ से तबाई से जो ज़्यादा है नब्ज़ तो वो नब्ज़ तवील कहलाती है। जिसको फ़र्ज़ी तौर पर महसूस मान लिया जाए, तबाई नब्ज़ को लंबाई के एतबार से महसूस मान लिया जाएगा, फ़र्ज़ी तौर पर मान लिया जाएगा। क्यों माना जाएगा ये भी अभी बताएंगे। यानी इसका तूल मिजाज मोतदिल हकीकी की फ़र्ज़ी नब्ज़ से ज़्यादा है। जो नब्ज़ मोतदिल मान ली गई है हकीकी मिजाज की उसकी फ़र्ज़ी नब्ज़ से ज़्यादा है, या इसके अज्जा की दराजी इस तबई नब्ज़ से ज़्यादा हो जो इस शख्स के लिए मखसूस हो। उस शख्स के लिए, लफ्ज़ पे ध्यान दें, जो मरीज़ आया है उस शख्स के लिए जो तबई नब्ज़ मखसूस की गई है उससे जो लंबी है वो मोतदिल नब्ज़ है। यानी इस शख्स की मखसूस मोतदिल नब्ज़ से इसका तूल ज़्यादा हो। मखसूस मोतदिल नब्ज़ से, यानी कि मखसूस होती है मोतदिल नब्ज़ जो कि उस मरीज़ जो आया उसकी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही डंडे से हाँके जाएं। पहले मिसाल हमने बताई कि आपके सामने एक ही मखसूस कर दें जी 2 फीट की जो हाइट है वो मोतदिल है तो बेवकूफ़ बनाएगा मरीज़। तो वैसे ही सिस्टम है। तो ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है कि तवालत के एतबार से मोतदिल क्या है। ये जब हम उसकी कुव्वत देखेंगे मरीज़ की तो कुव्वत से उस नब्ज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी मोतदिल नब्ज़ क्या है। तो उससे उसको फ़र्ज़ी तौर पर मान लिया जाता है। यानी कि जो ज़ईफ़ नब्ज़ है मरीज़ की अगर 1 अंगुल है तो मान लिया जाएगा कि इसकी जो तबई नब्ज़ है वो 2 तक होगी और 2 से ज़्यादा जो है वो फिर तवील में आने लगी। अब कुछ की जो है 1.5 अंगुल तक है मान लो ज़ईफ़ की हालत में, ज़ोफ़ की हालत में जो तवालत के एतबार से 1.5 अंगुल है तो उसकी मान लिया जाएगा कि इसकी जो तबई नब्ज़ है तवालत के एतबार से वो 2.5 हो गई। 2.5 से ऊपर को जितनी चलेगी वो लंबी में आ जाएगी। तो इस तरह से मान लिया जाता है, समझ गए। अब देखें इसी बात को हकीम ज़फ़र आवान साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि नब्ज़ मुलाहज़ा करते हुए इस बात का इल्म होना भी ज़रूरी है कि मरीज़ का असली पैदाइशी मिजाज क्या है। देखें असली मिजाज असली भी कहते हैं, मिजाज पैदाइशी भी कहते हैं इसको, और मिजाज हकीकी भी कहते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मरीज़ का जो हकीकी मिजाज है, पैदाइशी मिजाज है, तब तक आपको इस बात का इल्म हो ही नहीं सकता कि मरीज़ की मोतदिल नब्ज़ क्या होगी और तवील नब्ज़ क्या होगी। कुछ नहीं जान सकते, सिर्फ तुक्के मार सकते हैं। जैसे तकलीद वाले मार रहे हैं ना कि 2 उंगलियों तक है तो मोतदिल है, इससे बड़ी है तो तवील है। और उस तुक्कों का असर क्या पड़ता है? उसका असर ये होता है कि जब इलाज करते हैं तो उसमें तशखीस नहीं हो पाती तो मरीज़ों को नुकसान होता है। अब देखें जो आपके सामने केस हिस्ट्री आ रही हैं जो आजकल यूट्यूब पर आ रही हैं कि
एक साहब ने कई अलग अलग उस्तादों को अपनी नब्ज दिखाई और सब ने उसका मिजाज 3 नंबर बताया और सबसे उन्हें नुकसान हुआ। अब क्यों हुआ नुकसान? क्योंकि उनकी जो कुव्वत हैवानिया थी वो किसी ने नहीं जान पाई कि कुव्वत हैवानिया उनकी किस दर्जे की। अब जब कुव्वत हैवानिया का इल्म नहीं होगा तो ज़ाहिर नब्ज का कहाँ से हो जाएगा? तो जो नब्ज उन्होंने 3 समझी वो 3 थी ही नहीं, वो तो इससे कम थी। वो तो कुव्वत हैवानिया जो है वो मरीज़ की कवी होने की वजह से नब्ज 3 महसूस हो रही थी, उसको 3 कर दी। क्यों हो रही थी? क्योंकि ऑलरेडी पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं भाई जी, जिसकी नब्ज 2 उंगलियों तक है वो मोतदिल है, इससे लंबी तो 3 है, इसलिए उस बेचारे को नुकसान हुआ। भाई यूट्यूब पे तो शहबाज साहब ने वो ऑडियो लगाई थी ना एक साहब की, और अलग अलग कई उस्तादों से नुकसान हुआ, एक से नहीं। तो यहाँ पर ये गलती करते हैं जिन्हें ये शनाख्त नहीं होती कि मोतदिल नब्ज क्या है और इससे लंबी जो है तवील नब्ज क्या है और कसीर क्या है। सिर्फ एक आइडिया है, इस वजह से उनके मरीज़ों को नुकसान होता है। और हमारे पास उनके पेशेंट्स की काफ़ी कंप्लेंट्स इस तरीके से आती हैं कि हमने फला फला से इलाज कराया, और जिनसे इलाज करा चुके होते हैं वो उस्ताद होते हैं, हज़ारों शागिर्द उनके होते हैं हर एक के। अब देखो उनकी हकीकी नब्ज जो थी वो क्या थी? वो 6 नंबर थी। जो एक करिश्माती तबीब हैं, क्या नाम है, मियाँ रशीदुर रहमान साहब, उन्होंने जब करिश्माती से उनकी तशखीस की तो बताया 6 है, और फिर इलाज किया तो मरीज़ को फ़ायदा हुआ। लेकिन वो क्या कर रहे थे? तशखीस 3 कर रहे थे। तो 3 क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें जो पैरामीटर बताए गए हैं वो गलत बताए गए हैं। तो वैसे ही उनके बुजुर्गों ने उन्हें बताया, बस वैसे ही चलते आ रहे हैं। तो हम यही तो चाहते हैं कि तकलीद से हटो, तहकीक की तरफ आओ, अपनी ताकत को पहचानो। आप कमज़ोर नहीं हैं किसी से, लेकिन कमी यह है कि आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पाए। पहचान इसलिए नहीं पाए, आपको जो आपकी कमियां हैं वो नहीं दिखाई देती। अगर इंसान को अपनी कमियां दिखाई देने लगें तो फिर वो किसी से मात नहीं खाने वाला, कोई फिर आपके मुकाबले में नहीं आने वाला। क्योंकि ताकत तभी पहचानेंगे अपनी जब अपनी कमियां आपको पता हों। ये ध्यान रखें। तो इसी वजह से हमारे पास कई पेशेंट आए जिनकी जो नब्ज़ थी वो बज़ाहिर, अगर तकलीदी नब्ज़ के एतबार से हम कहें तो उनकी नब्ज़ 3 थी तो 3 की दवा दी और उन्हें फ़ायदा आनन फानन हुआ साहब, बिल्कुल फिट। 2 वाले को 2 की, 1 वाले को 1 की, 4 वाले को 4 की। ऐसे काफ़ी सारे केसेस है। तो क्योंकि हम ये गलतियां क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे उस्तादों ने नब्ज़ के कवायद हमें सिखा रखे हैं कि नब्ज़ किस तरीके से देखी जाती है, कैसे जानी जाती है। इसलिए हम इस तरह की गलतियां तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है नहीं होती हमसे। फ़िलहाल आगे देखें, जो तीसरा तरीका हमने बताया था मेडिकल बुक के ज़रिए। देखें, मेडिकल बुक के ज़रिए हम ये साबित करते हैं कि ये जो नब्ज़ें हैं वो गलत हैं। देखें, एक तो हमने अभी एक हकीम अजमल खां की जो किताब दिखाई थी जिसमें तवील नब्ज़ का चैप्टर था, तो वहाँ से आप देख लें, जो कुव्वत को पेश नज़र रखकर हमने बात बताई थी, तो उससे ये साबित है कि तवील जो नब्ज़ है, सॉरी, ये मोतदिल नब्ज़ तवालत के एतबार से वो हर मरीज़ की अलग अलग होगी। ये उससे साबित किया था। अब ऐसा तो नहीं है सबकी एक मान ले, तो मेडिकल किताबों से तो ये भी साबित है, और किताबों से कहेंगे तो उससे भी दिखा देंगे। कोई इतनी बड़ा वो नहीं है बात ये, क्योंकि सब जितने भी नब्बाज हैं हर एक का इस पे इत्तफाक है। और दूसरी चीज़ ये है, उसके पीछे की साइंस भी हमने बता दी, जिसको कुव्वत कहते हैं, ऑटो रिदम सिस्टम के ज़रिए बताया। ठीक। अब देखें, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। मोतदिल नब्ज़ तवालत के एतबार से हमें कैसे पता चलेगी? तो नब्ज़ तवील और नब्ज़ कसीर, तो दोनों नब्ज़ को जब हम जोड़ेंगे, फिर 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मोतदिल नब्ज़ हमारी निकल के आ जाएगी। तवील प्लस कसीर को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मोतदिल का ये फॉर्मूला है। हालांकि किसी किताब में नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कमाल ये है कि इसको कोई भी हकीम पूरी दुनिया में झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि 100% साइंटिफिक है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता।
अब देखिए चौथा जो पॉइंट है वो था सेल्फ प्रैक्टिस से हम साबित करेंगे। प्रैक्टिकली जो है वो ये है, जब हमने आपको इतने रूल समझा दिए हैं, इसमें कुव्वत के बारे में जितनी ज़रूरत है कुव्वत उतनी समझा दी। बाकी 2 वीडियो पिछले आप देख लें, और ज़्यादा समझना है तो उनमें भी कुछ कुव्वत के बारे में समझाया है, करिश्माती की हकीकत और वुद्दी अज़लाती नब्ज़ को गलत साबित किया उसमें। तो इसकी बुनियाद पे हमने ये भी साबित कर दिया कि नब्ज़ जो मोतदिल है तवालत के एतबार से वो अलग अलग है, उनकी गलतियां भी साबित कर दी। अब आप इसको अपनी प्रैक्टिस में देख लें और देख लें हमारी बात में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पे जो अरीज़ नब्ज़ थी, जिसको ये बताया जाता था कि रतूबत की वजह से होती, जबकि रतूबत तो कुल 30% होती, खुश्की 70% होती, उनके कॉन्सेप्ट से मेरा कॉन्सेप्ट क्या है ये मत देखिएगा, जब मैं बयान करूँगा तो आप देखेंगे। खैर, तो जब गलबा खुश्की का है तो ये नब्ज़ जो है अरीज़ कहाँ से हो गई। तो ये सब बातें अब आप प्रैक्टिस करके देखिए, या तो ये कहिए कि नब्ज़ अरीज़ नहीं है, और नब्ज़ अरीज़ मानेंगे तो फिर इसको खुश्क मान ही नहीं सकते अज़लाती असाबी नब्ज़ को। दोनों में से एक बात तो आपको माननी पड़ेगी और एक नहीं माननी पड़ेगी। हालांकि इस बात को समझने के लिए हल बैल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप लोगों में से किसी का जहन इन जगहों पर क्यों नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपका जो जहन है वो तकलीदी बना दिया जाता है, और आपसे ये कहा जाता है कि साबिर साहब जितने बड़े थे उतनी ही बड़ी तिब की दुनिया है, उससे बाहर मत सोचो। आपके चारों तरफ एक हिसार खींच दिया जाता है, हिसारे साबिर, बस, जिसकी वजह से आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते। आप किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं, किसी से भी नहीं हैं। शर्त यह है अपनी कमज़ोरियों को पहचानें। तकलीद की बेड़ियों को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, वरना मजाक ही बनता रहेगा। यही वजह है कि आज तिब्बे मुफरद अज़ा के नाम पे जो तिब सिखाई जा रही है, आप पूरी दुनिया में किसी भी पढ़े लिखे आदमी से इसका जिक्र करें तो मजाक बनेगा, बहुत मजाक बनता है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको किसी वीडियो में कितना मजाक बनता है, लोग बनाते हैं लोग। खैर, तो ये 4 तरीके से साबित कर दी। 5वां तरीका है कम एंड ट्राई इट, जो हमने 5वां तरीका बताया था, आओ और इसको आजमाओ। तो हमारे पास लोग आए, हम ये दिखाएंगे कि जिन लोगों की नब्ज़ 3 उंगलियों से ज़्यादा पर महसूस हो रही है और ऊपर ही महसूस हो रही है, तो जाहिर है उसका मिजाज तो फिर तकलीदी नब्बाजी के नज़दीक जो है वो 3 ही नंबर हुआ। तो आपको अपने हाथ से आप खुद दवाइयाँ बना कर लाएं 3 नंबर मिजाज की और अलग अलग मिजाजों की, या अगली बार बनाकर उसको दे दें। खैर, खुद दें चंद रोज़ की दवाई और चंद रोज़ के बाद उसके हालात मालूम कर लें, तो उसके हालात में बेहतरी आएगी। बेहतरी आने का मतलब ये है कि जो नब्ज़ तकलीदियों के नज़दीक 3 नंबर है वो 3 नहीं है, 3 से कम है, तभी तो बेहतरी आ रही है। भाई 2 है या 1, तभी तो आ रही ना। इसी तरीके से 2 में भी दिखाएंगे, दूसरे में भी दिखाएंगे। ऐसे ऐसे कई मरीज़ आपके सामने मैं पेश करूंगा, जो भी आएगा आओ। और आने के लिए किसी से कोई जो है ये नहीं है कि कोई ख़ास शर्त हो, आओ, कोई लेना देना कुछ नहीं, आओ और देखो और आजमाओ और जाओ, अपना दिल मुतमईन करने के लिए आए। ऐसा नहीं है आने के लिए कोई ख़ास शर्त हो कि भाई मैं ये शर्त रख रहा हूँ या ये फलाना रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आए बस, आपका दिल तो मुतमईन होगा कम से कम, आप ये तो जानेंगे कि हकीकत क्या है। भाई मेरा मकसद हकीकत ही तो आपके सामने लाना। अब हकीकत जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे। उन लोगों ने हकीकत से रोक रखा है, क्या कहते हैं कि सिर्फ साबिर साहब की किताबें पढ़ो, किसी और की नहीं। इससे बड़ी गुमराही क्या हो सकती है जो आपको इल्म से रोके। क्यों कहते हैं दूसरों की नहीं पढ़ो? दूसरों की आप पढ़ेंगे तो आपकी अक्ल खुलेगी, इसलिए आपकी अक्ल को वो लोग खोलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपको भेड़ बकरी की तरह ऐसे ही हाँकते रहें। तो आपको अपनी ताकत खुद पहचाननी है, अपनी कमियां पहचाननी है। और मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी आपकी कमी है वो ये है कि आपको तकलीद के रास्ते पे छोड़ दिया गया है और आप इसको समझ नहीं रहे हैं। इस चीज़ की ध्यान रखें, इस बात का। जब तक तकलीद से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हर इंसान को तहकीक का हक है, आपको भी हक है, बहुत आगे पहुँचेंगे। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने तरक्की की, बहुत बहुत जो है अच्छी अच्छी रिसर्चेज़ की और तहकीकात की, लेकिन
آج کی جو پیڑھیاں ہیں وہ اس تحقیق سے ہٹی ہوئی ہیں، صرف تقلید کرتی ہیں۔ تو جو تحقیق ہمارے بزرگوں نے کی تھی اس پہ دوسرے لوگ جو گورے لوگ ہیں وہ اپنا ٹھپا لگا دیتے ہیں، اور آپ کو تمیز بھی نہیں ہوتی۔ بھئی ہوتی کیا، ان کی کیا غلطی؟ جب آپ سے اپنا مال نہیں رکھایا جا رہا تو چوروں کو گالیاں دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ پہلے اپنا مال رکھانا سیکھیے، اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ چوروں کو گالیاں دیں۔ تو یہ ویڈیو ذرا گروپوں میں شیئر کر دیں، لوگوں کو دکھائیں کہ حقیقت کیا ہے، سمجھ میں لوگوں کی آنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے ڈاکٹر صاحب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہاں، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، جس میں آپ نے آج ہی کی جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے، اس میں تشخیص کے متعلق بات کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی بات سن کر مزہ آیا۔ آپ نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو نبضوں میں ہونی چاہیے، عمل اور رد عمل جو ایک ساتھ نبضوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہی تو اصل سیکھنا ہے کہ نبض ہے کیا، اس پر دوائی دینی ہے کیا، وہ خود نبض ہی بیان کرتی ہے۔ عمل اور رد عمل جو ان کو سمجھ گیا انشاءاللہ وہ اصلی نباز ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں جی آپ نے 3 نمبر نبض دیکھی تھی کسی مریض کی، اور آپ نے اس کو 3 نمبر ہی دوائی دی، اور اس سے اس کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات الحمدللہ میرے پریکٹیکل میں پچھلے 6 مہینے سے چل رہی ہے کہ میں نے مریضوں کو دوائی دی، 3 نمبر ان کی نبض جو قانون مفرد اعضاء کے دیکھتے تھے اس طریقے سے دیکھی، اور 3 ہی دوائی دی، تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ ہمیں ملے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ 3 نمبر نبض نہیں ہوتی، وہ تو خالی رد عمل ہوتا ہے۔ عمل کہیں اور ہے اور رد عمل کہیں اور ہے، اور 4 اور 1 ملا کر دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی بات ماشاءاللہ میں خوب اچھے سے سمجھتا ہوں۔ عرصہ دراز سے یہ طب قدیم کا جو فارمولا چلا آ رہا ہے، یہ وہی فنڈا ہے۔ طب قدیم والے اسی طرح دوائیاں دیتے تھے اور کامیاب علاج لوگوں کا کرتے تھے۔ کیونکہ میں تو ایک آیورویدک ڈاکٹر ہوں، ہم نے تو طب یونانی کی نبضیں سیکھی ہیں، طب آیورویدا کی سیکھی ہیں، قانون مفرد اعضاء کی بھی سیکھی ہیں، اور ان کو ضم کر کے ہی نبضیں دیکھتے ہیں، جو اصولی نبضیں ہوتی ہیں جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں، وہی اصل نبضیں ہیں جو پوروں پر احساس کراتی ہیں مقاموں کے اعتبار سے۔ ماشاءاللہ لوگ تو ہماری بات کو نہیں سنتے تھے، کیونکہ ہم ان سے یہ بات کہتے تھے کہ 3 پر 3 کی دوا فائدہ کرتی ہے، لیکن اس کو سمجھیں عمل اور رد عمل کو۔ ماشاءاللہ آپ نے کھل کر بات کی ہے، یہ بات مجھے آپ کی بہت اچھی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔